सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत अर्थशास्त्र का परिचय, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, ये 8वां पाठ है अर्थशास्त्र का परिचय। इसी की जानकारी हम लोग आज प्राप्त करेंगे। जरा पाठ पर ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ तो बच्चों देखिए, अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें देखिए दिया गया है, बताइए तो अनुक्रमण क्या दिया गया है। यहाँ पे पहला दैनिक भोजन, नाश्ता, खाना आदि। इस पर अनुमानित खर्च है 6,000 रुपया। दूसरा है कपड़ों की 2 जोड़ी खरीदना, अनुमानित खर्च है 2,000 रुपया। तीसरा विद्यालयीन साहित्य खरीदना, इस पर खर्च है 500 रुपया। वैदिकी खर्च, इस पर 450 रुपया। मनोरंजन, इस पर खर्च है अनुमानित खर्च 500 रुपया। मोबाइल भुगतान, इस पर अनुमानित खर्च है 1,000 रुपया। फल सब्जियां खरीदना, इस पर 1,000 रुपया अनुमानित खर्च है। सार्वजनिक यातायात व्यय, बस, रेल, रिक्शा आदि, इस पर 2,600 रुपया अनुमानित खर्च है। बिजली का भुगतान, इस पर 1,500। पर्यटन 4,000 रुपया। और अंतिम 11वां खर्च है बैंक का हफ्ता 3,000 रुपया। पूरा हम जोड़ते हैं तो इसका जोड़ होता है, कुल योग है 22,550 रुपया। इस तरह से यह एक मासिक आय हमारी कितनी है और उस पर कितना व्यय हो रहा है, ये विवरण तैयार किया गया है। अब आप ये मान लीजिए कि जैसा कि यहाँ दिया गया है, मानो कि आपके इस माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार है। मान लीजिए महीना चल रहा है दिसंबर का, या आने वाला महीना नया वर्ष जनवरी को होगा। आप अपना एक अनुमानित खर्च निकाल रहे हैं कि जनवरी में हमारा इतना खर्च होने वाला है, तो आपने जो खर्च निकाला वो 22,550। अब इस पर ध्यान दीजिए कि मानो कि आपके इस माह का खर्च उपरोक्त तालिका के अनुसार है और आपकी मासिक आय रुपया 20,000 है। तो हमारी मासिक आय 20,000 रुपया है और अनुमानित खर्च जो है 22,550 रुपया है। इसका मतलब 2,550 रुपया हमारी आय से अधिक खर्च होने वाला है। आपकी आय और होने वाले व्यय, इसका तालमेल स्थापित करने के लिए इस माह में उपरोक्त में से किस घटक को आप प्राथमिकता देंगे वह निश्चित कीजिए। अपनी प्राथमिकता के अनुसार उपरोक्त तालिका को व्यय सहित फिर से लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। देखिए बच्चों, अब जो यहाँ पर अनुमानित खर्च है पूरे महीने का 22,550 रुपया, और मासिक आय जो हो रही है, महीने में हमारी कमाई जो है 20,000 है। तो अब इस पर ध्यान दीजिए कि
अपने अनुमानित खर्च में से कहाँ पर कटौती कटौती करें कि हमारा जो 2,500 बढ़ रहा है वो बढ़े न। अब अगर मेरी समझ से हम लोग बहुत ज्यादा कमाने वाले नहीं हैं, तो पर्यटन का खर्च जो यहाँ पर 4,000 दिया गया है, अगर यह खर्च जो है, हम तो हर महीने में पर्यटन करेंगे नहीं, इतने बड़े आदमी नहीं है, इतनी अच्छी कमाई नहीं है, तो इस पर्यटन खर्च को ही की कटौती कर दें। इसके स्थान पे हम सोचें कि साल में 1 बार 2 बार कहीं घूमने के लिए जाएंगे, तो जहाँ 4,000 लिखा गया है, इसको हम चाहें तो 500 रुपया भी कर सकते हैं, या 100 रुपया भी कर सकते हैं, या 200 कर सकते हैं। तो हम जो हमारा जो अनुमानित खर्च हमारी आय से अधिक हो रहा है, वह कम हो जाएगा। तो हम जो अ, पैसा हमारा बच नहीं रहा है, उसके साथ मेरा पैसा बचने लगेगा। तो यहाँ हम पर्यटन पर पर्यटन के खर्च में हम कमी कर सकते हैं। अब देखिए, भौगोलिक स्पष्टीकरण। उपरोक्त कृति के आधार पर चर्चा करने से आपके यह ध्यान में आएगा कि व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक व्यवस्थापन आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। हमारी आय कितनी है, आमदनी कितनी है, हमारा व्यय कितना है, हमारा खर्च कितना है, यह जो आर्थिक घटक हैं इससे संबंधित होता है। इसी से ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ है। अर्थशास्त्र का यानी जिस विषय के अंतर्गत धन का अध्ययन किया जाता है, इसका जन्म हुआ है। अब यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र यह संज्ञा ग्रीक भाषा के शब्द आइकोनोमिया से बनी है। अर्थशास्त्र यह जो संज्ञा है, ये जो नामकरण हुआ है, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है आइकोनोमिया, इसी से यह अर्थशास्त्र बना है। इसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन। हम अपने परिवार में अपनी आमदनी के अनुसार किस प्रकार से अपने परिवार को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने परिवार का खर्चा कैसे चला सकते हैं, उसकी व्यवस्था हम कैसे करते हैं, यही सब है, यही पारिवारिक व्यवस्थापन है। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इनमें बहुत समानता है। समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझता है। हमारे पास कितना समय है, कितनी पूंजी है, कितना हम श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, हमारे पास कितनी जमीन है, हमारे पास कितने संसाधन है, इसका उचित पद्धति से कैसे उपयोग करें, सही ढंग से इसका उपयोग कैसे करें, यह अर्थशास्त्र के कारण समझता है। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताएं किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अब देखिए बच्चों, मानव की आवश्यकताएं जो है असीमित हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। एक आवश्यकता हमारी पूरी होती है, फिर दूसरी आवश्यकता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो हमारे पास जो विविध साधन हैं, इन विभिन्न साधनों का उपयोग करके हम हमारी जो असीमित आवश्यकताएं हैं, इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसी चीज का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लियोनेल रॉबिन्स के मतानुसार असीमित आवश्यकताओं, कोष्टक में दिए हैं लोग, तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात
हेलो हेलो। हाँ, देखिए बच्चों। हेलो हेलो। हाँ, तो देखिए, असीमित आवश्यकताओं, लोभ तथा सीमित दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, लेकिन हमारे पास जो साधन हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं, जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से प्राप्त करते हैं। अब जो हमारे पास पर्यायी साधन हैं, इसके आधार पे हम अपनी जरूरत कैसे पूरे करते हैं, इसी सब अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जिस प्रकार आर्थिक व्यवस्था होता है, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपयोग आज से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। 65। हाँ, तो देखिए, जिस प्रकार परिवार का आर्थिक व्यवस्था, उसी प्रकार गांव, नगर, राज्य, देश और विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन होता है। भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो विशिष्ट भूप्रदेश का उत्पादन, वितरण, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपयोग आदि से संबंधित उपक्रम अर्थात अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार किए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका देखिए तालिका है अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था। तो वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के 3 आप देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। कुछ भी होता है। जो साधन है और जो व्यवस्थापन, इस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, पूरा उसका होता है। और इनका उद्देश्य होता है कि अधिकतम लाभ। हेलो। ध्यान दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, जो उत्पादन के साधन है और व्यवस्थापन पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करना, यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इन पर स्वामित्व निजी व्यक्ति का होता है और इनका प्रमुख उद्देश्य है कि कैसे ये अधिक से अधिक लाभ
कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूंजीवादी देश के अंतर्गत जर्मनी, जापान, अमेरिका संयुक्त राज्य आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। जर्मनी देश में, जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दूसरी अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, प्रभुत्व सरकार का होता है। सामाजिक कल्याण के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करना, समाजवाद के अंतर्गत जो लाभ प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग समाज के कल्याण में किया जाता है। चीन, रूस आदि देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकार की है। चीन, रूस, क्यूबा, लाओस, उत्तरी कोरिया, वियतनाम ये तमाम देश हैं जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। तीसरी अर्थव्यवस्था है मिश्र अर्थव्यवस्था। यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से बनती है। इसमें जो अर्थव्यवस्था है, जो उत्पादन के साधन है या उनका जो प्रबंधन है, इस पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। मतलब निजी व्यक्ति के हाथ में भी स्वामित्व होता है और सरकार के हाथ में भी स्वामित्व होता है। इस अर्थव्यवस्था में लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सह संबंध होता है। निजी व्यक्ति के स्वामित्व में उनका उद्देश्य होता है कि हम अधिक से लाभ कमाएं, लेकिन जो सरकार के स्वामित्व में उत्पादन के साधन हैं, सरकार उसके माध्यम से समाज कल्याण के लिए काम करती है। भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने यह अर्थव्यवस्था स्वीकार की। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन। देख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद है राजकीय सार्वभौमित्व। इसके बाद नीचे है व्यवसाय और इसके बाद है यहाँ पे जनसंख्या। अब इसे सदैव याद रखिए, इस बात को हमेशा बच्चों आप ध्यान रखिए। अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण सामाजिक विषय है। विविध व्यवसाय, वित्त आपूर्ति, प्रशासन, कानून उसी प्रकार अपने दैनिक कार्य क्षेत्रों में अर्थशास्त्र का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। मानव के सामाजिक विकास में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्या आप जानते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? इस बात को याद कर लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है या अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में राष्ट्र की संपत्ति वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र शास्त्र है। अब यहाँ के अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन, हमारी आर्थिक नीतियां
अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण की ओर ले जा रहे हैं। हमारी आर्थिक नीतियां मतलब हमारे देश भारत की आर्थिक नीतियां, हमारी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण यानी भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जा रही हैं। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित की, वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित की है। छठ धीरे धीरे हम लोग पाठ के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटा पाठ है, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, पुनरावर्तन चल रहा है। आप विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग पाठ को पढ़िए, समझिए, याद करिए। अब देखिए ध्यान से, वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राकृतिक साधन संपत्ति, आप निवेश, श्रम और आधुनिक की रूप से देश की सीमाओं के बाहर सकती है। सिर्फ ये चीज अपने देश की सीमा की गति नहीं बल्कि उसके बाहर भी जाती है। वो कौन चीज है? प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, तरह तरह की सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीक, ये सब स्वतंत्र रूप से हमारे देश की जो सीमा है उसके बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना। जो अपने देश की अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है। इसमें मुक्त व्यापार होता है, खुला व्यापार होता है, मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। कोई भी आकर के अपना यहाँ पर निवेश कर सकता है, पूंजी निवेश कर सकता है। अब यहाँ पर मुझे देखना है, हम लोगों को ध्यान देना है इस बात को विशेष रूप से कि अर्थव्यवस्था के कार्य, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से कार्य आप लोग, प्रत्येक देश की व्यवस्था अलग होती है। प्रत्येक व्यवस्था अलग होने की उसके जो से निश्चित होते हैं, उनमें पहला है यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, कौन सी वस्तु है उसका कितना उत्पादन करना है। तो हम इस बात को समझते हैं कि जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन किया जाए। उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत हो, जिस चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं उसके उत्पादन में कम से कम खर्च हो। जैसे कोई कारखाना है, उसमें हम कोई चीज बना रहे हैं तो बनाते समय इस बात को ध्यान रखें हमें कितनी चीज बनानी है और इसको बनाने में कम से कम खर्च कितना आए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो पहला है यह निर्णय लेना कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। दूसरा है कि उत्पादन लागत में अधिक से अधिक बचत हो, उस वस्तु के उत्पादन में अधिक से अधिक हम कितना बचा सकते हैं, कम खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी का अध्ययन हम करते रहते हैं। राष्ट्रीय आय, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय न्याय का न्याय नहीं, राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक वितरण करना। कितनी राष्ट्रीय आय हुई है, यह न्याय के अनुसार मतलब सही ढंग से समाज एक सही ढंग से जो हमारे राष्ट्र की आय हुई है, न्यायपूर्वक सामाजिक एवं आर्थिक वितरण कैसे करना है। हमारे पास
कितनी आमदनी है, देश की आय क्या है, उसको न्याय संगत सही ढंग से इसका सामाजिक एवं आर्थिक वितरण कैसे करना है, इसका अध्ययन इसके तहत करते हैं। यह कार्य अर्थव्यवस्था का ही है कि सामाजिक और आर्थिक वितरण सही ढंग से हो। भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपाय ढूंढकर रखना, हमेशा उपाय ढूंढते रहते हैं। यह अर्थव्यवस्था का ही कार्य है कि हम हमेशा उपाय ढूंढते रहते हैं कि आने वाले समय में जो हमारी आर्थिक आवश्यकताएं हैं वह कैसी पूरी होंगी, इसके लिए उपाय हम ढूंढते रहते हैं। उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय लेना है। ये हम उत्पादन जो कर रहे हैं यह उत्पादन किसके लिए है, इसका भी निर्णय अर्थव्यवस्था के कार्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य अर्थव्यवस्था में किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि असीमित आवश्यकताओं, मानव की आवश्यकताएं असीमित है और उसके पास साधन जो है सीमित है। तो असीमित आवश्यकताओं जिसकी कोई सीमा नहीं है और साधन जबकि सीमित है, तो असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच में मेल जोल करना, तालमेल स्थापित करने का काम ही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, समझ लीजिए आप कृषि प्रधान देश के वित्त मंत्री हैं। देश के सर्वांगीण विकास को आधार लेकर कंपन सूत्री रूप से कीजिए। कि प्रधान है, यहाँ पर उसकी खेती है, आप इसकी वित्त हैं, तो ये बड़ी इसका प्रभाव विकास कैसे हो, इस बात को ध्यान करके कार्यक्रम तैयार करना है। तो आप कैसे तैयार करेंगे, इसके विषय में थोड़ी सी मैं चर्चा करता हूँ, फिर आप प्रयास करिए, आप कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग और कृषि माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। अब इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो खेती होती है, इसका विकास करने के लिए जो आधुनिक, अत्याधुनिक, एकदम नवीनतम, लेटेस्ट जो तकनीकी ज्ञान है वो कृषि क्षेत्र को मिले, उस ज्ञान का उपयोग हो, तथा हमारे यहाँ जो खेती में उत्पादन होता है उसका उसका हम अधिक से अधिक निर्यात करें और निर्यात को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें कि हमारे देश में जो कृषि उपज है यह अधिक से अधिक इसका निर्यात हो, हम दूसरे देशों को दें। तो पहली बात यह है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग और कृषि माल के निर्यात को प्रोत्साहन दें। दूसरा यह है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार और किसानों की यांत्रिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दें। जो हमारे यहाँ खेती करने वाले लोग किसान हैं, इनको खेती के जो यंत्र हैं इसकी जानकारी हो, उसका उपयोग सही ढंग से कर सकें और टेक्नोलॉजी की जानकारी भी उनको दें। नई नई तकनीक जो है, इस तकनीक का उपयोग कैसे करते हैं, इसकी जानकारी हम दें, हमारे किसान इसको अच्छी तरह जाने, तब ये जो अत्याधुनिक है वो जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग वो तभी कर पाएंगे जब उनको उसके विषय में जानकारी होगी। तो शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, किसान भाइयों को यांत्रिक और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए, वो यंत्रों के बारे में जाने, टेक्नोलॉजी के बारे में जाने कि किस यंत्र का प्रयोग करके हम अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं, कृषि उपज को बढ़ावा दे सकते हैं और
तकनीक की ज्ञान होगा, अगर तकनीक की शिक्षा दी जाती है तो वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, किस तकनीक का प्रयोग करते हैं कि उनका उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े। तो इसके बाद तीसरी बात यह है कि किसानों तथा लघु उद्योगपतियों के लिए समय समय पर विशेष कार्यशाला, जो हमारे किसान हैं उनके लिए कार्यशाला की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, किसानों के लिए और छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं इनके लिए कार्यशाला की व्यवस्था करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और जा करके हम देखें, क्षेत्र भेंट जाकर देखें तो कि मतलब कहाँ पर अच्छी खेती होती है, इन छोटे किसानों उनको जाके दिखाएं कि यहाँ खेती सस्ती करके आएंगे तो वो भी उसका उपयोग करेंगे, उस ज्ञान का उपयोग अपने खेती क्षेत्र में करेंगे, कृषि क्षेत्र में करेंगे। तो किसानों तथा लघु उद्योगपतियों के लिए समय समय पर विशेष कार्यशाला, चर्चा सत्र, क्षेत्र भेंट आदि उपक्रमों का आयोजन। अब चौथी बात यह है कि बैंकिंग क्षेत्र के दुर्गम भागों में विस्तार कार्य। देखिए, पैसा खेती करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो अगर बहुत दूर आते हैं पैसा निकालने के लिए बैंक में तो काफी उनका खर्च होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो बैंकिंग क्षेत्र है, जो दूर दूर है, दूर के किसान जो है, इंटीरियर जो किसान है, वहां तक बैंक पहुंचे कि आसानी से किसान खेती के लिए बैंक से पैसा निकाल सके, या खेती से जो उनका उत्पादन होता है जो उसको बेचते हैं वो पैसा ले जाके बैंक में जमा कर सके। और पांचवा था अंतिम, यह है 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत यह है कि कृषि पर्यटन को प्रोत्साहन, कृषि पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाए, जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है। तो इन 5 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत पहला यह है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग और कृषि माल के निर्यात को प्रोत्साहन। दूसरा, शिक्षा का प्रचार प्रसार और किसानों की यांत्रिकी और तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल। तीसरा, किसानों तथा लघु उद्योगपतियों के लिए समय समय पर विशेष कार्यशाला, चर्चा सत्र, क्षेत्र भेंट आदि उपक्रमों का आयोजन। चौथा, बैंकिंग क्षेत्र के दुर्गम भागों में विस्तार कार्य। पांचवा और अंतिम है कृषि पर्यटन को प्रोत्साहन इत्यादि। इस तरह से आप 5 सूत्री कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, स्वाध्याय के अंतर्गत हम लोग देखेंगे नीचे दिए गए वृत्त में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित जानकारी भर के अर्थव्यवस्था का प्रकार स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान दें हम। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों की ओर। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों को दिया गया है, उनके हाथ में है। यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं जर्मनी, जापान, अमेरिका। व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों के हाथ में है। व्यवस्थापन जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करना उनका उद्देश्य होता है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है समाज कल्याण हित साधना। तो समाज कल्याण हित साधना यह समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं चीन, रूस,
समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापन सरकार के हाथ में होता है और इसका उद्देश्य होता है समाज कल्याण यानी समाज का हित साधना। ये तीसरा, भारत, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर मिश्र अर्थव्यवस्था, व्यवस्थापन निजी व्यक्ति और सरकार के हाथ में, उद्देश्य है लाभ और सामाजिक कल्याण का सहसंबंध। इस प्रकार से पहले में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जर्मनी, जापान, अमेरिका, व्यवस्थापन निजी व्यक्तियों के हाथ में, अधिकतम लाभ प्राप्त करना। दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, चीन, रूस, व्यवस्थापन सरकार के हाथ में, समाज कल्याण यानी समाज का हित साधना। तीसरा और अंतिम है मिश्र अर्थव्यवस्था, भारत, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, व्यवस्थापन निजी व्यक्ति और सरकार के हाथ में, लाभ और सामाजिक कल्याण का सहसंबंध। अब अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न है स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 2, स्पष्टीकरण लिखिए। अर्थव्यवस्था का प्रारंभ घर से होता है। अर्थव्यवस्था की शुरुआत जो होती है वह घर से होती है। अर्थव्यवस्था का प्रारंभ घर से होता है। इस बात को आप कहाँ मानते हैं? अब इसे स्पष्ट करना है कि अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। आय तथा व्यय के बीच तालमेल स्थापित करने के लिए परिवार के प्रमुख को आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम निश्चित करना पड़ता है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं। आय यानी आमदनी, व्यय यानी खर्च, आमदनी और खर्च के बीच में तालमेल स्थापित करने के लिए प्रयत्न को पारिवारिक व्यवस्थापन कहते हैं। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में बहुत समानता होती है। इसका अनुभव गांव अथवा शहर के व्यवस्थापन, राज्य के व्यवस्थापन, देश के व्यवस्थापन तथा विश्व के व्यवस्थापन से होता है। इसे आर्थिक व्यवस्थापन। दूसरा प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था। भारत हमारा अपना देश, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था है, इस बात को स्पष्ट करो। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है। भारत में उत्पादन साधनों का स्वामित्व और व्यवस्थापन निजी उद्योगपतियों और सरकार के बीच में होता है। निजी क्षेत्र के उद्योगपति लाभ कमाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र सामाजिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं भारत में पाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र स्वरूप की अर्थव्यवस्था है। तीसरा स्पष्टीकरण के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के अनुसार विभिन्न देशों के 3 गुट बनते हैं। भूप्रदेश के उत्पादन, वितरण, यह प्रश्न ध्यान दीजिए आप। प्रश्न नंबर 2 ई,
अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व में देशों के 3 गुट बनते हैं: भूप्रदेश के उत्पादन, वितरण तथा वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग से संबंधित उपक्रम को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के उत्पादन साधनों का स्वामित्व कुछ देशों में निजी व्यक्तियों के हाथों में, कुछ देशों में सरकार के हाथ में होता है, तो कुछ देशों में यह स्वामित्व निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों के हाथ में होता है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो कुछ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण का कार्य करना होता है। इसी प्रकार कुछ अर्थव्यवस्थाओं में लाभ प्राप्ति और सामाजिक कल्याण का सह अस्तित्व होता है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप के अनुसार उसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्र अर्थव्यवस्था में वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व में देशों के 3 गुट बनते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तीनों गुट, पहला गुट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जर्मनी, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य ये सब देश आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीन, रूस और मिश्र अर्थव्यवस्था में भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम तमाम देश आते हैं। मैंने अभी बताया आप लोगों को। हाँ सर, बच्चों देखिए, ये जो प्रश्न क्रमांक 2 का स्पष्टीकरण था, पहला जो अर्थव्यवस्था का प्रारंभ घर से होता है, दूसरा भारत की अर्थव्यवस्था मिश्र अर्थव्यवस्था है, तीसरा अर्थव्यवस्था के अनुसार विश्व में देशों के 3 गुट बनते हैं। इसको आपने ध्यान सुना। इस तरह से इस पूरे पाठ को अच्छे तरह से पढ़िए आप लोग, और कोई भी समस्या हो तो फिर मुझसे पूछिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।